हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिप्स चैप्टर। तो पैराबोला का हम लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर लास्ट में थ्योरेटिकल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थी जो मैंने तुम लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में दी थी, वो तुम सब लोगों को लिखनी है। और अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो थ्योरम कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर जेई मेंस या एडवांस में यूज़ होती है, तो उसको इग्नोर मत करना, उसको अच्छे से लिख लेना। अब बात रह गई पैराबोला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस की बात करूं तो सर्कल के बाद जितने भी चैप्टर आते हैं, चाहे वो इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, ये सब के मिक्स क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो बेटर है कि हम लोग पैराबोला के बाद इलिप्स हाइपरबोला भी पढ़ लेते हैं। फिर जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे तो हमारा कॉनिक्स नाम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कॉनिक्स से जुड़े हुए, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए, जिसके अंदर लाइन भी पॉसिबल है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी से भी जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या हुआ था, पैराबोला का एग्ज़ाम था तो उसमें इलिप्स दिख गया किसी को, तो बोल रहे हैं कि सर इलिप्स कैसे आ गया। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इलिप्स, पैराबोला और इनके मिक्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मान लो मैं तुम लोगों से डेफिनेशन की बात करूँ तो दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं हम एक लाइन पर। जैसे कि सपोज़ करो कोई लाइन है इस तरीके से। अब इस पर दो पॉइंट फिक्स हैं, दो फिक्स पॉइंट, एक यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग और एक इसके थोड़ा आगे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं फिक्स पॉइंट। अब देखो, ये दोनों तो हो गए फिक्स पॉइंट। अब एक ऐसा पॉइंट जिसके हम लोग लोकस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसके हम लोग लोकस की बात कर रहे हैं, उसकी इन दोनों फिक्स पॉइंट को मैं बोल देता हूँ नाम F1 और F2। इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं -c,0, अगर बीच में हम ओरिजिन को मानते हैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, और ये ले लेते हैं हम c,0, मतलब यहाँ पे कहीं बीच में ओरिजिन है। मान लो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट की F2 से डिस्टेंस और इस P पॉइंट की F1 से डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है P x, y। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, P से F1 की प्लस दोनों डिस्टेंस का एडिशन P से F2 की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर हो जाती है 2a तो हम लोग बोलते हैं P पॉइंट का लोकस इलिप्स से मिलता जुलता कुछ है। अब देखो, इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है। अब ये जो 2a है, ये जो 2 है, यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ये जो 2a है ये लेस देन 2c हो सकता है। 2c मतलब F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 2a किसके बराबर हो जाए, 2c के, या इट मे बी पॉसिबल कि 2a जो है वो ग्रेटर देन 2c हो। अब हम लोग इसमें भी हम लोगों को क्लियरिफाई होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक हो गया। तो अगर मान लो 2a की वैल्यू 2c से कम है तो इस केस में हमें कोई भी लोकस नहीं मिलेगा, नो लोकस। वापस मैं तुम्हें बताता हूँ, F1 F2 ओरिजिन के लेफ़्ट और राइट दो पॉइंट लिए मैंने, एक के कोऑर्डिनेट ले लिए c,0, जो पॉइंट से ही दिख रहा है एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन से c डिस्टेंस पर है, और F2 जो है वो -c,0 है नंबर लाइन पे या एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड में और ओरिजिन से c डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2c है और एक पॉइंट है P जिसके हम लोग लोकस की बात कर रहे हैं। अगर 2a बराबर 2c हो जाता है तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बस एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट। मतलब कुल मिला के वो जो पॉइंट है F1 F2 के कहीं बीच में ही है। अगर 2a ग्रेटर देन 2c रहता है तो उस केस में P पॉइंट का लोकस होगा एक इलिप्स। तो देखो, इलिप्स की डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस उसका जो भी है, PF1 और PF2 दोनों का एडिशन, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी F1 F2 दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट हम बोल रहे हैं 2a, और वो 2a की वैल्यू 2c से ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। तो उस केस में हम लोगों को मिलता है एक इलिप्स। तो इलिप्स को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ऐसा कुछ हम लोगों को इलिप्स मिलेगा, ये इलिप्स। अब हम P पॉइंट का लोकस बता रहे हैं तो इसको कहाँ से जाना चाहिए, P से। इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो P पॉइंट का लोकस क्या हो गया, बोलो? इलिप्स हो गया। और जो लाइन है वो कंटिन्यू, वो तो जा ही रही है, वो लाइन तो कंटिन्यू इस तरीके से यहाँ पे जा ही रही है, ये वाली लाइन ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे किसी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं
वर्टिसेस। ठीक है, अब इसके बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, Pf1 प्लस Pf2 हम बता रहे हैं कांस्टेंट होता है 2a के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मान लो हमें पता है F1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं c,0 और p के डिस्टेंस x,0 है, तो अगर मैं p से F1 की डिस्टेंस निकालूंगा तो फॉर्मूला यूज़ करने पे क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब y वाला कोऑर्डिनेट में तो कुछ है ही नहीं तो वो सिंपली क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसमें रह जाएगा अंडर रूट में, प्लस Pf2 का मतलब हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसमें अंडर रूट में, इज इक्वल टू ये किस डिस्टेंस के बराबर रहेगा 2a के। अब देखो यही इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे जाके इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कुछ ये इस तरीके से आता है, बहुत सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब है ना हम यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये बी स्क्वायर के बराबर है, ताकि हमें इलिप्स जो है हम लोग जानते हैं वैसा इलिप्स देखने को मिले। ठीक है, इलिप्स तो हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, इलिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हाट वी नो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे हम लोगों ने सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या बता दिया है, बी स्क्वायर के बराबर बता दिया है। क्लियर। अब देखो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी हुई डेफिनेशन भी आ जाती है इलिप्स की। तो सपोज करो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, नोट करके हम लोग ये सब बातें लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये लिखा है जेड माइनस जेड वन, ये जानते हो ना तुम, जेड माइनस जेड वन का मतलब क्या होता है, जेड की जेड वन से डिस्टेंस और मोड लगा दो तो उसका मतलब डिस्टेंस ही होता है, प्लस जेड माइनस जेड टू, तो ये Pf1 प्लस Pf2 लिखा हुआ है बट मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अगर ये 2a के बराबर है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 2a जो वो है ग्रेटर देन किससे है, 2c से, 2c का मतलब z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस से, तो अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग बोल सकते हैं लोकस ऑफ z इज इलिप्स। हम इलिप्स पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आता है तो किस तरीके से आएगा। इसी तरीके से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं वेक्टर से जुड़ा हुआ होता है, तो कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है पी ए वेक्टर का मॉड, है ना, ये 12th क्लास में मॉड वो वेक्टर पढ़ लोगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, प्लस पी बी का मॉड, पी बी वेक्टर का मॉड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, पी ए वेक्टर मतलब क्या होता है, पी की तरफ तो उसका लास्ट है और ए की तरफ उसका क्या है, कॉर्नर है, एरो है, तो पी ए से जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड प्लस पी बी का मैग्नीट्यूड अगर वो 2a के बराबर है और 2a की जो डिस्टेंस है वो a और b के बीच की जो डिस्टेंस है मतलब ए बी वेक्टर का मोड से ज़्यादा है, तब भी हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ p पॉइंट इज इलिप्स। तो इस तरह की कभी बातें हम लोगों को दिखे तो हम लोगों को इलिप्स की ये वाली डेफिनेशन हमेशा याद आ जाना चाहिए कि Pf1 प्लस Pf2 बराबर किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। अब हम लोग इसकी एसेंट्रिसिटी के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एसेंट्रिसिटी मतलब ई, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी। वैसे तो हम लोगों ने जब पैराबोला स्टार्ट किया था तब देखा ही था, पर फिर भी डिटेल में इलिप्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसकी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये ई क्या होता है, तो ई का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग इलिप्स और पैराबोला में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ई बराबर ऐसा लिखा जाता है नॉर्मली। अच्छा ई का एक और पहचान है, इसको डिग्री ऑफ फ्लैटनेस भी बोलते हैं बट वो वर्ड बहुत कम आता है, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे सी भी देख लेते हैं हम क्या होता है, तो सी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। सी क्या होता है, डिस्टेंस, क्योंकि अभी भाई मैंने बताया तुम्हें फोकस लिया हम लोगों ने c,0 और माइनस c,0, इसलिए हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। ये तो हमारा क्या हो गया, c, ठीक है, डिवाइड बाय ए। ए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस
ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। ओके, अब देखो हम लोग इलिप्स का एक डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे क्या थोड़ा सा समझने में हम लोगों को ये सब आसानी रहेगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, देखो इस तरह से कुछ ले लेते हैं हम लोग। इस बार बिल्कुल इलिप्स जो है इलिप्स जैसा दिख रहा है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना ली जाए। इन एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें फोकस की, तो फोकस कहाँ कहाँ पे हम लोगों का होगा। यहाँ पे दो फोकस होते हैं, दो फिक्स पॉइंट होते हैं, F1 और F2। ये तो हो गया F2 जिसको हम C,0 बोलते हैं, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, और F1। अब जो B पॉइंट है, जैसे कि मान लो यहाँ पर है, तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, A1 बोल देते हैं इसको। ये होगा A,0। अगर हम इक्वेशन में y बराबर 0 रखेंगे तो हमें प्लस माइनस A, मिलेगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वर्टेक्स है, उसको अगर नाम में दे देता हूँ A2, तो ये क्या होता है -A,0। तो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसी तरीके से B1 एंड B2। अब इलिप्स वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कराएगा, उसके लिए x बराबर 0 रख दो इक्वेशन में, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आएगा। तो पॉइंट आ जाएंगे 0, B, और एक पॉइंट आ जाएगा 0, -B, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में बात कर सकते हैं। तो मेजर एक्सिस जो है हम लोग किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो उसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 2a। इसी तरीके से यहाँ पे माइनर एक्सिस भी है। माइनर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इलिप्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो B1 B2 है। अब B1 B2 को अगर मान लो मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेंथ 2b, क्योंकि b ऊपर b नीचे, तो लेंथ तो इतनी ही रहेगी ना। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं E, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो E के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि E बराबर होता है C/है। तो E का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, C²/A²। अब C² की वैल्यू हम लोग जो है वो लिखते हैं A² - B², जैसा भी हम लोगों ने लिया था थोड़ी देर पहले, अपॉन A²। तो ये E की वैल्यू आई। अब मान लो A² को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो E² हमें कुछ ऐसा दिखेगा 1 - B² अपॉन A²। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है इंपॉर्टेंट, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम याद रखते हैं। B² वी कैन राइट A² 1 - E²। और एसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स की, वो तो हम लोगों को पता ही है, E लेस देन क्या होता है 1। E लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, ये दो डिस्टेंस का रेशियो है। तो ये क्या होगा 0 से 1 के बीच में। तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लैटनेस भी, वो कितनी होती है 1 से छोटी होती है। अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको कैपिटल M और कैपिटल स्मॉल n की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको। तो E² मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4b² अपॉन 4a²। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब तुम खुद इस इक्वेशन से आगे वाली बात लिख सकते हो जो मैं लिखवाना चाहता हूँ तुमसे, कि E² की वैल्यू कितनी है 1 - 2b²। 1 - 2b² को अभी अभी हम लोगों ने m² बोला, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब कैपिटल M²। तो E² का ये वाला एक फॉर्मूला भी हम लोग उसको याद रख सकते हैं, बट ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कौन सा वाला, B² = A² 1 - E²। अगर इलिप्स की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो, और अगर इलिप्स की माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब देखो इसी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, तो नोट करके देख लेते हैं। नोट किसके बारे में, इलिप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा हम लोगों ने पैराबोला में देखा था वैसे इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास फोकस मिल गए, जैसा हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग उसको फोकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FOCI, फोकी। तो फोकी क्या क्या आया भाई, F1 एक तो आया A,0, सॉरी AE,0, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो इससे पहले मैंने क्या लिखा था इसको, C,0 है ना, और C की वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने देखी थी, या मतलब E की वैल्यू, E बराबर क्या था C/A, तो C बराबर क्या हो जाएगा AE। तो फोकी अगर हम लोग देखें तो F1 तो है C,0 और F2 है -C,0। बट ये C वाले से तो याद ही नहीं रखना हम लोगों को, कैसे याद रखना है,
AE, 0 और F2 जो है वो क्या हो जाएगा -AE, 0। दैट इज़ द फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी पैराबोला के अंदर कि दो पैराबोला को इक्वल कब कहा जा सकता है। तो दो पैराबोला को इक्वल कहा जा सकता था अगर दोनों के लेटस रेक्टम की लेंथ बराबर होती तो। अब यहाँ कब बोलेंगे तो हम लोग इसके लिए भी देख लेते हैं। टू इलिप्स आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, दो पैराबोला सेम कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे इफ दे हैव सेम एसेंट्रिसिटी, इफ दे हैव सेम एसेंट्रिसिटी, सेम एसेंट्रिसिटी। अब देखो दो अलग अलग इलिप्स की डेफिनेशन मतलब अलग अलग वो है इक्वेशन, बट दोनों में ई की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर दो इलिप्स जिसमें ई की वैल्यू सेम हो तो ऐसे इलिप्स को बोलते हैं इक्वल इलिप्स। क्लियर? ऐसे ही दो पैराबोला को इक्वल कब कहा जा सकता है जब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है सेम। ठीक है, अब देखो ई की वैल्यू अगर मान लो गलती से 0 हो जाएगी तो जो इलिप्स है ना जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बन जाएगा सर्कल। ऐसा क्यों हो जाएगा? इसमें ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरीके से ई बराबर क्या होगा, ई की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ई की वैल्यू तो वो क्या होगा, ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी बराबर ए से 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर ई की वैल्यू गलती से 1 हो जाती है, 1 हो जाती है तो सिंपली कुछ भी नहीं होगा, जो इलिप्स है वो इलिप्स नहीं रहेगा, वो सिर्फ क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी कौन सी, A1 A2, A1 A2 कौन सी वाली, मेजर एक्सिस हम लोग जिसको बोलते हैं मेजर एक्सिस बन जाएगी अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू गलती से भी 1 हो गई तो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं इलिप्स से ही जुड़ा हुआ। तो देखो डायरेक्ट्रीज एंड फोकल डायरेक्ट्रीज प्रॉपर्टी, क्या हम लोग टॉपिक देख रहे हैं, डायरेक्ट्रीज एंड फोकल डायरेक्ट्रीज प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या ये इम्पोर्टेंट है? तो उसके लिए हम लोगों को सिंपली सबसे पहले जो है इलिप्स बना देना चाहिए एक। ठीक है, तो एक इलिप्स बनाने की तैयारी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक इलिप्स हम लोग बना देते हैं। इसी के साथ एक्स और वाई एक्सिस भी बनाई दी जाए। ठीक है, इसको अपनी जगह पे फिट कर देते हैं अब हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इलिप्स हो गया। अब इलिप्स में हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं दो लाइन की जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्री। तो डायरेक्ट्रीज यहाँ पे दो बना दी जाए, डायरेक्ट्रीज 1 एंड डायरेक्ट्रीज 2। तो ये रेड कलर में जो हम बना रहे हैं वो क्या बन रही है, डायरेक्ट्रीज हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर। अब जैसे कि मान लो इलिप्स के अंदर कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ये, और फोकस और वो तो हम लोग जानते ही हैं क्या क्या, एक तो होता है F2 और एक होता है F1। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई जैसे कि मान लो कर्व पर कोई पॉइंट है P, वो है H, K या कुछ भी मान लो X, Y मान लेते हैं उसको, उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो ये फिक्स लाइन से रेशियो तो हो गया PM1 और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, PF1। यही PF2 भी तो हो सकती थी ना। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो P से एक और देखो यहाँ पे हम लोग इतना सा लिख सकते हैं PF1 अपॉन P से M1 की डिस्टेंस, P से M1 की डिस्टेंस इज इक्वल टू E। मतलब हम लोग इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं PF1 बराबर EPM1। हम यहाँ पे PF2 नहीं लिखेंगे। अब देखो अब क्या है, हम लोग इस P से
सेकंड वाली डायरेक्ट्रिस की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब हम इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और ये वाली इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे m2। तो अगर हम इस वाले डायरेक्ट्रिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम कंसीडर भी f2 को करेंगे, फिर हम ये वाली डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, pf2 एंड pm2 इज इक्वल टू ई, मतलब हम लोग लिख सकते हैं pf1 इज इक्वल टू epm2। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कभी ये तुम लोग लिख दो pf1 बराबर epm2, नहीं, जिस तरफ फिक्स पॉइंट है उसी तरफ फिक्स लाइन होनी चाहिए, जिस तरफ फोकस है उसी तरफ क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट्रिस वाली लाइन होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ही हम लोगों का जो कंसिडरेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, अदरवाइज हम लोग इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग थोड़ा बहुत और देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल में हम लोग इलिप्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पैराबोला के अंदर देखा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक पैराबोला बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों को लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है इस बार। तो ये तो हो गया हमारा इलिप्स, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। ठीक है, बड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कि कुछ भी परेशानी इसमें ना हो। इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया जाए, ये लो। अब बात हो जाती है एक्स और वाई एक्सिस की, तो वो भी आ जाएगी भाई, ये लो, ये एक्स और वाई एक्सिस आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को इसको थोड़ा शिफ्ट कर देना चाहिए, इधर सेंटर में ला देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया इलिप्स। अब इलिप्स के अंदर क्या होता है, फिक्स पॉइंट भी रहेंगे, डायरेक्ट्रिस भी रहेगी, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट्रिस बना देते हैं और उसका कलर ले लेते हैं रेड, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया डायरेक्ट्रिस 1। इसी तरीके से वाई के पैरेलल ये हो गया हमारे डायरेक्ट्रिस 2। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम लोग नाम देना चाहेंगे तो ये वाली तो क्या हो जाएगी भाई, मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस को यहाँ के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, अब जो वर्टिसेस हैं उसके नाम अगर हम लोग दें तो क्या क्या हो जाएगा, A1 A,0 है, A2 -A,0 है, इसी तरीके से B1 और B2, 4 ये पॉइंट हो गए। अब बात कर लेते हैं फोकस की, किसकी बात कर लेते हैं, फोकस की। तो फोकस यहाँ पे कहीं होगा, इसी तरीके से F1 और क्या हो जाएगा F2। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस से जाने वाली और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की, जिसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। यहाँ पे भी एक लेटस रेक्टम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये ब्लू कलर के क्या हो गए भाई, लेटस रेक्टम हो गए। अब इन लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का नाम ले लेते हैं, एक का L1, एक का नाम ले लेते हैं L2। अब ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस F1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, AE, 0, और F2 उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -AE, 0। क्लियर, तो ये हो गई हम लोगों की जो है लेटस रेक्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। अब देखो यहाँ पे वो सब होता है जो पैराबोला के अंदर हम लोगों ने देखा था। फोकस से जाने वाली कोई भी लाइन, जैसे कि मान लो एक लाइन लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर की, फोकस से जाएगी बस वो, ये इस तरीके से। तो इसको क्या नाम देंगे हम, फोकल कोड। फोकल कोड, ऐसी कोड जो फोकस से जाए, फोकल कोड फोकस से भी जाए और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, तो ऐसी लाइन को हम लोग कह देंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के रेड कलर के, तो ये तो क्या है, डायरेक्ट्रिस है। अगर हम लोग बात करें इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन होती है x = -A/E। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हो जाएगा x = A/E। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस और डायरेक्ट्रिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, A/E, 0, और यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, A, 0। ए की देखो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं हम लोग, F1 A1 और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, F1 सबसे पहले होगा क्योंकि वो AE है, AE सबसे छोटा है,
फिर ए बीच में है और ए अपॉन ई बड़ा है। ए अपॉन ई इसलिए बड़ा है क्योंकि ई की वैल्यू जो है 1 से क्या है, छोटी है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर हम लोग डबल ऑर्डिनेट भी बना देते हैं। एक ऐसी लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, डबल ऑर्डिनेट। और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हम लोग, पैराबोला में भी हम लोगों ने देखा था। तो देखो इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देख लिया 2 फोकस हैं, 2 डायरेक्ट्रीज हैं, मेजर एक्सिस हम लोगों ने देख लिया एक्स एक्सिस है, और माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है, फोकस से और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोल देते हैं। अब इसके अंदर कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं, जो मतलब हो सकता है हम लोग गुजराती में उसको जानते हो, इंग्लिश में नहीं जानते हैं, सिर्फ उसके लिए। बाकी तो क्या है, डायग्राम तो सबको पता होता ही है। तो बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ इतनी है। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, मतलब उसको बोलते हैं 2c। अगर c,0 माइनस c,0 हम फोकस माने तो, और अगर ae,0 माइनस ae,0 मान रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2ae। ये हो जाता है हमारा फोकल लेंथ। इसी तरीके से फोकल डिस्टेंस भी कुछ होता है। क्या होता है, ये तो होगी फोकल लेंथ। अब फोकल डिस्टेंस क्या होता है भाई, ये वर्ड हैं जो कभी कभी आएंगे तो परेशान कर सकते हैं, इसलिए हम पहले ही देख रहे हैं। फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस होता है या तो P से F1 की डिस्टेंस, या फिर P से दूसरे वाले फोकस की डिस्टेंस, मतलब PF2। तो हम लोग उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, EPM1 के बराबर, या फिर हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, EPM2 के बराबर। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो इलिप्स पर है, वो इलिप्स से, इलिप्स पर तो है, वो फोकस से कितनी डिस्टेंस पर है ना। तो हम इसमें 2 कंसीडर कर सकते हैं। अगर वो पहले वाले के पास में है तो PF1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, अगर वो दूसरे वाले के पास है तो हम लोग किसको कंसीडर कर सकते हैं, PF2 को। इसी तरीके से एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हम लोग देख लेते हैं। एंड पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम कौन सी लाइन है, L1 L2, इसको भी नाम दे देते हैं L1 डैश L2 डैश। तो देखो अगर मैं L1 L2 की इक्वेशन की अगर तुमसे बात करूँ तो ये y के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए x इजिकल टू ए। तो अपने को क्या x इजिकल टू ए और इलिप्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ L1 L2। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व x इजिकल टू ए एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो कि होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे दोनों से। तो हमें L1 तो मिलना चाहिए ए, क्योंकि वो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, एक्स के पैरेलल है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, लगभग सेम होते हैं L1, और ये तो क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरीके से हम लोग L1 डैश और L2 डैश भी निकाल सकते हैं। हम लोगों को बस प्लस और माइनस ही चेंज करना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। क्लियर। अब अगर हम लोग एंड पॉइंट निकाल चुके हैं तो हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ LR लेटेस्ट रेक्टम मतलब L1 से L2 की डिस्टेंस। तो सिंपली हम लोग दोनों ऊपर वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ये डिस्टेंस। तो ये कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बस इतना सा, या फिर इसको इतना सा भी लिख सकते हैं हम लोग। 2b स्क्वायर है ना, तो 2b स्क्वायर को अगर मान लो स्मॉल m और कैपिटल M की फॉर्म में लिखना है तो चलो वो रहने दो, इतना सा याद रखो, नहीं तो फिर क्या है, याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और क्या क्या याद रखें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कि हम लोग देख सकें कि पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ इलिप्स क्या हैं। जैसा हम लोगों ने देखा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सिमिलरली हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी पढ़ेंगे। तो पैरामेट्रिक ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ने के लिए सबसे पहले एक देखो टॉपिक का नाम देख लेते हैं हम लोग कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिलरी सर्कल,
ऑक्सिलरी, AUXI, ऑक्सिलरी, इसको क्या बोलते हैं गुजराती में पता नहीं, ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल। पहले तो क्या मुझे ये वर्ड्स याद होते थे वहाँ के, क्यों? क्योंकि मैं वहीं रहता था ना मैक्सिमम टाइम, तो कोई ना कोई बोल ही देता था तो याद आ जाता था। अभी क्या है, बहुत टाइम से किसी ने बोला नहीं है तो याद नहीं आता। तो ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, तो ये क्या है? तो इन सबको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बना देते हैं एक इलिप्स। क्या बना देते हैं? बढ़िया सा इलिप्स। तो देखो एक्स और वाई एक्सिस के साथ बना देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्स और वाई एक्सिस। अब लेकर आते हैं हम एक अच्छा सा इलिप्स। ये इलिप्स है, चलो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इलिप्स है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना चाहते हैं ऑक्सिलरी, तो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए भाई, ये छोटा कर देते हैं इसको। तो फिर क्या, सर्कल बनाएंगे ना तो सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा इस तरह का। तो देखो ये इलिप्स हो गया। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो हम लोग जानते ही हैं। ये पॉइंट क्या है? A2, और इसी तरीके से ये पॉइंट क्या है? A, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2A। अब देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है, नाम दे देते हैं यहाँ पे A1 और A2। तो A1 A2 को मान लो डायमीटर, इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाना है हम लोगों को। इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो देखो सर्कल किस तरीके से बनेगा, कुछ बड़ा सर्कल बनेगा ऐसा। ये एक सर्कल बन गया, तो इसी को तो बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ACB बोल दिया करेंगे, है ना। तो देखो ये तो हो गया हमारी वाई एक्सिस। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, और अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑक्सिलरी सर्कल है और ये इसकी डायमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी? A। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ऑक्सिलरी सर्कल की? इक्वेशन x² + y² = A²। अब अगर मान लो इससे कोई तुमसे पूछता है कि इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होंगे? पैरामेट्रिक पॉइंट, किसी भी सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट हम हमेशा बता सकते हैं। तो ये क्या होगा? A cos थीटा, A sin थीटा। सो दिस इज द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि सपोज करो कि वो पॉइंट है P, नहीं Q मानते हैं, क्योंकि P किसी और को बनाना है हम लोगों को। तो मान लो ये Q पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता ही है, वो क्या होगा? A cos थीटा, A sin थीटा। अब देखो अगर हम लोगों को इलिप्स के पॉइंट पर जाना है तो हम यहाँ से एक क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बनाएंगे Q पॉइंट से। तो Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मैंने इलिप्स पे बना दिया, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन और एक और लाइन जो हम लोग बोल रहे हैं Q से, अगर मैं ओरिजिन को मिला देता हूँ, दो लाइन ओरिजिन को मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, सॉरी, ये इस तरीके से Q को ओरिजिन से मिला रहे हैं हम एक लाइन से, और हम लोग क्या कर रहे हैं? Q से परपेंडिकुलर बना रहे हैं मेजर एक्सिस पे। अब मेजर एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है, मान लो वो एंड पॉइंट पर गिर रहा है, और इसी तरीके से वो इलिप्स को जो मिल रहा है, इलिप्स को मान लेते हैं हम लोग वो मिल रहा है P पॉइंट पर। किस पर मिल रहा है? P पॉइंट पर, P। तो यही P पॉइंट होता है A cos थीटा, B sin थीटा, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। और ये यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स की अगर कोई उनसे बात करें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स तो क्या है नॉर्मली? x² अपॉन A² + y² अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। और ये किस पॉइंट के पैरामेट्रिक मतलब कोऑर्डिनेट है, पी पॉइंट के। और ये पी पॉइंट हम लोगों को डायरेक्ट नहीं मिला, हम लोगों ने क्या किया, क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया और वो परपेंडिकुलर इलिप्स को मिल रहा है पी पर, ठीक है। तो ये पी पॉइंट होता है पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ इलिप्स और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ओके, तो इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इलिप्स की, एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो ये थीटा है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये थीटा है इसी को बोलते हैं हम एसेंट्रिक एंगल। क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक एंगल हम लोग इसी थीटा को बोलते हैं। और ये थीटा की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड की हुई है 0 से 2 पाई के बीच में होती है, 0 से 2 पाई के बीच में रहती है, ठीक है। और P और Q, P कहाँ है इलिप्स पर, Q कहाँ है सर्कल पर। तो ये P एंड Q आर नॉन एज या इनको जाना जाता है किसके नाम से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट के नाम से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट के नाम से। क्लियर। अब इसमें भी हम लोग कुछ और बातें भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पी एन और पी क्यू से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। क्लियर।